हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। आज हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 45 की, जो बात करता है जॉइंट ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन। सेक्शन 45 बात करता है एक ऐसे ट्रांसफर के बारे में जहां पर ट्रांसफरर एक ही पर्सन होगा और ट्रांसफरी दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे। ठीक है, क्या होंगे यहाँ पे? ट्रांसफरर कौन होगा? एक ही पर्सन होगा और ट्रांसफरी दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे जो रिसीव करेंगे। क्या रिसीव करेंगे? जॉइंट टीनेंट के तौर पर। कैसे रिसीव करेंगे? जो ट्रांसफरी होंगे वो रिसीव करेंगे उस प्रॉपर्टी को जॉइंट टीनेंट के तौर पर या टीनेंट इन कॉमन के तौर पर। ठीक है, सेक्शन 45 दो बातों की बात करता है। पहला कहता है कि फर्स्ट में कहता है कि कंसीडरेशन और जो अमाउंट है कॉमन फंड की तरह पे किया गया होगा। कैसे किया होगा? कंसीडरेशन और अमाउंट कॉमन फंड की तरह किया गया होगा और उस फंड में अगर यह स्पेसिफाई है कि कितना किसका शेयर है, तो जिस रेशियो में अलग अलग पर्सन का शेयर है तो प्रॉपर्टी में भी उसी हिसाब से उनका शेयर उस प्रॉपर्टी में मिलेगा। ठीक है, तो क्या बात करें? कॉमन फंड की बात करता है। फर्स्ट में क्या बात करता है? कॉमन फंड की बात करता है। फिर और दूसरा जॉइंट टेनेंसी की बात करता है। क्या कहता है पहले पॉइंट में कि जो कंसीडरेशन और जो अमाउंट है कॉमन फंड की तरह पे किया गया होगा अगर, तो और उस फंड में अगर ये स्पेसिफाई है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में ये स्पेसिफाई है कि कितना किसका शेयर है, तो उस रेशियो जिस रेशियो में जितना जितना पर्सन का शेयर था तो प्रॉपर्टी में भी उसी हिसाब से उनको क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ए एक ट्रांसफरर है। ए कौन है? ट्रांसफरर है जो बी, सी और डी को प्रॉपर्टी बेचता है। जो कौन है? बी और सी, डी ही ट्रांसफरी है, जॉइंट ट्रांसफरी है। तो अब बात आएगी कि बी, सी, डी का उस प्रॉपर्टी में कितना शेयर होगा। तो अगर प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त डॉक्यूमेंट में यह स्पेसिफाई कर दिया है कि किसका कितना शेयर था प्रॉपर्टी खरीदने में, किसने कितने पैसे दिए उस प्रॉपर्टी को खरीदने में, मतलब बी ने कितने दिए, सी ने कितने दिए, डी ने कितने दिए हैं, ठीक है, किसने कितने पैसे दिए, तो उसी हिसाब से उस प्रॉपर्टी में भी क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा। जैसे बी ने 20 लाख रुपए दिए हैं प्रॉपर्टी में, ठीक है, और सी और डी ने कितने दिए? 5-5 लाख दिए प्रॉपर्टी ने। ठीक है, बी ने कितने दिए? 20 लाख दिए। सी और डी ने कितने कितने दिए? 5-5 लाख रुपए दिए। 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी उन्होंने। तो बी का शेयर 20 लाख रुपए का था, सी ने प्रॉपर्टी खरीदते वक्त 5 लाख दिए और डी ने 5 लाख रुपए दिए। तो इन दैट केस, इस केस में क्या होगा? बी को ज्यादा शेयर मिलेगा उस प्रॉपर्टी में। क्यों? क्योंकि बी ने ज्यादा पेमेंट भी करी है। अगर स्पेसिफाई नहीं है तो हमें क्या होगा? शेयर के हिसाब से प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा और बाकी जो बची होगी उसमें जो रेशियो होगा वो सी और डी को मिलेगा। ठीक है, वो सी और डी को, क्योंकि 5 लाख रुपए सी ने दिए थे और 5 लाख रुपए डी ने दिए थे, तो उन दोनों को क्या मिल जाएगा? उन दोनों को जो बाकी बची प्रॉपर्टी होगी उसमें से उन दोनों को आधा आधा शेयर मिल जाएगा उस प्रॉपर्टी में। अगर शेयर स्पेसिफाई नहीं है तो क्या माना जाएगा? कि तीनों का इक्वल शेयर था। अगर उस प्रॉपर्टी में ये बताया नहीं गया, हमने प्रॉपर्टी खरीदी है और उसमें ये स्पेसिफाई नहीं गया कि बी, सी, डी ने कितने दिए हैं, तो उसमें क्या होगा? उस केस में प्रॉपर्टी भी उसमें क्या होगा? इक्वल शेयर में वो प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी। कि ये माना जाएगा कि तीनों ने इक्वल शेयर दिया है, तीनों ने इक्वल पैसे दिए हैं उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। तो इन दैट केस इसमें क्या होगा? जो केस में प्रॉपर्टी भी क्या होगी? तीनों को बराबर मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेपरेट फंड की। अगर सेपरेट फंड है तो हो सकता है कि बी, सी और डी ने अलग अलग अमाउंट पे किया हो, तो बी, सी, डी को प्रॉपर्टी भी उसी अमाउंट के हिसाब से ही मिलेगी। ठीक है, अगर सेपरेट फंड है। तो अब बात करते हैं जॉइंट टेनेंसी की। अगर ट्रांसफर दो या दो से ज्यादा लोगों को हो रहा है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर दो या दो से ज्यादा लोगों को हो रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को जॉइंट टेनेंट की तरह रिसीव करेंगे या फिर टेनेंट इन कॉमन की तरह रिसीव करेंगे। कैसे करेंगे? जॉइंट टेनेंट की तरह रिसीव करेंगे या टेनेंट इन कॉमन की तरह यूज करेंगे। ठीक है, अब जॉइंट टेनेंसी का मतलब क्या होता है हमें ये भी जानना जरूरी है। जॉइंट टेनेंसी का मतलब होता है यूनिटी ऑफ टाइटल एज वेल एज यूनिटी ऑफ पोजेशन। मतलब सभी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है तो सभी को टाइटल एंड पोजेशन दोनों होल्ड करेंगे। मतलब प्रॉपर्टी जॉइंट टेनेंसी में क्या है? यूनिटी ऑफ टाइटल एज वेल एज यूनिटी ऑफ पोजेशन। मतलब कि जो
शेयर होल्डर्स होंगे, जो पर्सन होंगे जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदे, तो उनको टाइटल भी मिलेगा और पोजीशन भी मिलेगा। टाइटल और पोजीशन दोनों होल्ड करेंगे वो पर्सन। ठीक है, अब बात करते हैं टेनेंसी इन कॉमन का मतलब क्या होता है। टेनेंसी इन कॉमन का मतलब है ओनली द यूनिटी ऑफ टाइटल बट सेपरेट इन पोजीशन। मतलब सिर्फ सब पोजीशन अलग अलग होल्ड करेंगे बट टाइटल एक ही होगा। क्या होगा? टाइटल एक ही होगा, बट जितने भी कोपार्सनरी इसमें क्या होगा, टाइटल हमारा क्या एक ही हो रहा है। इसमें को जो पर्सन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी में, तो उसमें क्या होगा, जो पोजीशन होगी अलग अलग होल्ड करेंगे वो पर्सन, बट वहाँ पे जो उस प्रॉपर्टी का टाइटल होगा वो एक ही टाइटल होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोपार्सनरीज होते हैं। ठीक है, कोपार्सनरीज प्रॉपर्टी कहीं भी होगी, कोपार्सनरी की जो प्रॉपर्टी होगी वो कहीं भी होगी, बट जितनी भी कोपार्सनरीज होंगे उस प्रॉपर्टी में सब उस प्रॉपर्टी के क्या होंगे, मालिक होंगे। बट लेकिन जो पोजीशन होगा वो क्या करेंगे, अलग अलग होल्ड करेंगे पोजीशन को। ठीक है, मालिक सब होंगे, टाइटल सबको मिलेगा वहां पे, बट क्या होगा, वो क्या करेंगे, पोजीशन को अलग अलग होल्ड करेंगे। ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी क्या एक ही टाइटल में आएगी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का एक ही नाम है, भाई ये उस पर्सन की थी। ठीक है, अब जॉइंट यूनियन के केस में प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवर भी एग्जिस्ट करता है। जॉइंट यूनियन के केस में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवरशिप भी एग्जिस्ट करती है। मतलब अगर किसी भी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, जैसे कोई शेयर होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, तो इन दैट केस ऑफ जॉइंट टेनेंसी में तो वो शेयर जो होगा उसके सर्वाइवर्स के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, सर्वाइवर्स के पास जाएगा। बट अगर को ओनर उस प्रॉपर्टी को टेनेंट इन कॉमन के तौर पर होल्ड हुई है, मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी तीन में जो को ऑनर्स थे वो प्रॉपर्टी कैसे हुई है, टेनेंट इन कॉमन के तौर पर होल्ड हुई है, तो जो को ऑनर की डेथ पर जो को ऑनर होगा, अगर एक भी को ऑनर की जो डेथ हो जाएगी तो उसका शेयर उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएगा। अगर जॉइंट टेनेंसी में प्रॉपर्टी हुई तो कैसे होगा, तो उसका शेयर किसके पास जाएगा, अगर डेथ हो जाती है तो सर्वाइवरशिप में जाएगा। और अगर को ऑनर की डेथ होती है लेकिन वो क्या है, किसके तौर पे होल्ड करा है, टेनेंट इन कॉमन के तौर पर होल्ड किया है, तो वहां पर क्या होगी, डेथ, उसका शेयर उसमें किसके पास जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएगा। ठीक है, अब इंडिया में अगर ट्रांसफर दो या दो से ज्यादा पर्सन को जॉइंटली हो रहा है तो ये माना जाएगा कि दे होल्ड अ प्रॉपर्टी एज अ टेनेंसी इन कॉमन। उन्होंने क्या करा है, टेनेंसी इन कॉमन के तौर पे प्रॉपर्टी को होल्ड किया है। इवन उनके शेयर ट्रांसफर के वक्त स्पेसिफाइड नहीं है और सेपरेट नहीं है, फिर भी क्या माना जाएगा, वो टेनेंसी इन कॉमन के तौर पे प्रॉपर्टी को होल्ड किया गया है। सेक्शन 45 एप्लीकेबल हो सकता है बाय ऑपरेट। अब ये देखते हैं कि कैसे हो सकता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा हो सकता है या इनवॉलेंट्री ट्रांसफर होगा। ऑन द ग्राउंड ऑफ, किसके ग्राउंड पे हो सकता है, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के बेस पर हो सकता है। अब क्या हो सकता है, सेक्शन 45 एप्लीकेबल कैसे हो सकता है, लॉ के द्वारा ऑपरेशन लॉ होगा, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होगा, या इनवॉलेंट्री ट्रांसफर होगा। किसके, कौन से ग्राउंड्स पे होगा इनवॉलेंट्री ट्रांसफर, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइन के बेस पर होगा। ठीक है, अब ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो सकता है, कैसे हो सकता है, कोर्ट के ऑर्डर्स के द्वारा हो सकता है, या विल के द्वारा हो सकता है, या अंडर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के द्वारा हो सकता है। कैसे हो सकता है, कोर्ट के द्वारा हो सकता है। ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे होगा, लॉ के द्वारा कैसे होगा, कोर्ट के द्वारा होगा, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है भाई तब होगा, या किसी ने विल बना रखी है तब होगा, या किसी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के द्वारा होगा। अब एक केस था देवराज वर्सेस घनश्याम का केस था, जिसमें कोर्ट ने कहा था जो जॉइंट टेनेंसी क्या होगी, वो एप्लीकेबल नहीं होगी हिंदू लॉ में। जॉइंट टेनेंसी कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी, हिंदू लॉ में एप्लीकेबल नहीं होगी, बट टेनेंसी इन कॉमन ही एप्लीकेबल होगा हिंदू लॉ में। जो हमारा हिंदू लॉ है, देवराज वर्सेस घनश्याम में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो जॉइंट टेनेंसी है वो एप्लीकेबल नहीं होती हिंदू लॉ में, लेकिन टेनेंसी इन कॉमन एप्लीकेबल होगा हिंदू लॉ में। अब सेम बात कही गई थी जोगेश्वर नारायण वर्सेस रामचंद्र दत्त के केस में भी यही बात कही कि जो जॉइंट टेनेंसी है वो एप्लीकेबल नहीं होता हिंदू लॉ में, लेकिन टेनेंसी इन कॉमन एप्लीकेबल होगा हिंदू लॉ में। ठीक है, हमने सेक्शन 45 में क्या बात करी, सेक्शन 45 बात करेगा कॉमन फंड्स की बात करता है और सेपरेट फंड्स की बात करता है। ठीक है, कॉमन फंड्स क्या होंगे, सबने उसमें स्पेसिफाई किया होगी भाई सबने कितने कितने फंड्स पे करे हैं, स्पेसिफाई हो गया है कि उन्होंने
सबने एक साथ मिलके प्रॉपर्टी खरीदी है, कॉमन फंड्स होंगे और सबका क्या होगा, इक्वल इक्वल शेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर स्पेसिफाई है कि कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कि भाई उसने इतने पैसे दिए, उसने इतने पैसे दिए, तो उस प्रॉपर्टी का जैसे पैसे उन्होंने पे करे उसी रेशियो में वो प्रॉपर्टी का हिस्सा भी उन लोगों को मिलेगा, को ऑनर्स को मिलेगा। और अगर क्या है, प्रॉपर्टी में शेयर स्पेसिफाई नहीं किया गया तो ये माना जाएगा कि तीनों का इक्वल शेयर था, तो उस प्रॉपर्टी के उस केस में क्या होगा, तीनों का बराबर बराबर शेयर मिलेगा। ठीक है, और जॉइंट टेनेंसी में हमने क्या जाना कि जॉइंट टेनेंसी में हमने जाना यूनिटी ऑफ टाइटल होगा एज वेल एज यूनिटी ऑफ पोजीशन होगा। मतलब सभी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है तो सभी को टाइटल भी मिलेगा और पोजीशन भी सब होल्ड करेंगे। और क्या देखा था हमने, टेनेंसी इन कॉमन की बात करी थी, उसमें कहा गया था मतलब था ओनली द यूनिटी ऑफ टाइटल बट सेपरेट पोजीशन। मतलब सिर्फ जब सब पोजीशन अलग अलग होल्ड करेंगे बट टाइटल क्या होगा, एक ही टाइटल अलग नहीं होगा, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में होता है। ठीक है, ज्वाइनिंग। अब इंडिया में क्या होता है, इंडिया में अगर ट्रांसफर दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स को जॉइंटली हो रहा है तो माना क्या जाएगा कि उन्होंने प्रॉपर्टी भी कैसे करी है, होल्ड करिए, टेनेंसी इन कॉमन के तौर पे होल्ड करिए। उनका शेयर चाहे स्पेसिफाई हो या ना स्पेसिफाई हो, बट ये माना जाएगा उन्होंने प्रॉपर्टी को टेनेंसी इन कॉमन के तौर पर होल्ड करी है। और क्या, जो ये कहाँ कैसे एप्लीकेबल हो सकता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा या इनवॉलेंट्री ट्रांसफर के द्वारा, किसके बेस पे, इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस के बेस पे। और ट्रांसफर ऑफ लॉ के द्वारा कैसे ऑपरेट होगा, कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, विल के द्वारा या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के द्वारा होगा। ठीक है, देराब वर्सेस घनश्याम के केस में और जागेश्वर नारायण वर्सेस रामचंद्र दत्त के केस में बताया गया था कि जो जॉइंट टेनेंसी है हिंदू लॉ में एप्लीकेबल नहीं होती, बट क्या एप्लीकेबल होता है हिंदू लॉ में, टेनेंसी इन कॉमन किस में एप्लीकेबल होता है, हिंदू लॉ में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, हमने सेक्शन 45 देख लिया जो बात करते हैं जॉइंट ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन। इसमें क्या होता है, ट्रांसफरर एक होता है लेकिन जो ट्रांसफरी होते हैं दो या दो से ज़्यादा ट्रांसफरी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, एक ट्रांसफरर होगा लेकिन जो ट्रांसफरी होंगे दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ट्रांसफरी। ठीक है, तो अगर आपको सेक्शन 45 समझ में आ गया हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।